बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से। आज 16 जून को काजी फैज़ ईसा केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इसके अंदर जो आज की समाअत थी, मैं समझता हूँ वो पिछली जितनी भी समाअतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा आज मानी खेज़ समाअत थी। और ये भी बड़ी अहम बात है, आपने देखा होगा आज से मीडिया का और जो बाकी मुख्तलिफ़ लोग हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं उनका जो एटीट्यूड है या उनकी ट्यून है वो चेंज हो चुकी है। और वो ये कह रहे हैं कि फ़रोग़ नसीम ने हक़ अदा कर दिया है, फ़रोग़ नसीम ने वो कर दिखाया है जो शायद इतना आसान नहीं था। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जैसे हमारे ऑनरेबल जो हमारा बेंच है या जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उनका काम इंसाफ़ देना है और वो इंसाफ़ देने पर तुल गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़रोग़ नसीम साहब ने ये भी देखना था कि हम सारे मामलात को लेकर चलें, हम इदारों में कोई तसादुम ना हो। यहाँ किसी की जीत या हार नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तान के लिए अगर हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी जाना पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और असल चीज़ ये है, जो हुकूमत का मकसद था वो ये था कि ये चीज़ सामने आ जाए कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ ने और बच्चों ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उसकी जो मनी ट्रेल है वो सामने आ जाए। अगर उन्होंने कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम से बनाई है तो वो भी वेल एंड गुड, अगर ओरिजिनल सोर्स ऑफ या लीगल सोर्स ऑफ इनकम से नहीं बनाई गई तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएं ताकि जो कुछ है वो क्लियर हो जाए। उसके ऊपर आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ऑनरेबल बेंच भी और जो वफाक के वकील हैं वो एक बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं और एक दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। और वो क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि पहली चीज़ तो ये है कि एफ़बीआर के बारे में ये कहा गया है कि वो पहले तहकीक कर ले, जो अहलिया हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, वो उनके हवाले से तहकीक कर लें। और उसके बाद अगर तो उनकी अहलिया ये साबित नहीं कर पाती कि उन्होंने को अपने सोर्स ऑफ इनकम से ये प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर ये मामला हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफ़र कर देंगे और वो फिर डिसाइड करेगा। तो पहले एफ़बीआर को काम करने दिया जाए और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसका किस तरीके से ये ज़्यादा मज़बूत काम हो गया है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। पहले थोड़ा सा हम आज की जो समाअत है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फ़रोग़ नसीम साहब ने अदालत में जब आज बात की है और जब उन्होंने बहस शुरू की है तो पहला जुमला उन्होंने ये कहा है कि सदर भी, वज़ीर आज़म भी और मैं भी बतौर वज़ीर क़ानून, जो उस वक्त वज़ीर क़ानून थे जब ये रेफरेंस फ़ाइल हो रहा था, हम इस रेफरेंस के हवाले से हर तरह के हालात को फ़ेस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वो जो 2-3 दिन से कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि गवर्नमेंट को घर जाना पड़ सकता है या अगर जज का एहतसाब हो सकता है तो हुकूमतों का भी एहतसाब हो सकता है, उसका जवाब दिया है फ़रोग़ नसीम ने कि हम तैयार हैं। अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आता है या हमारी बदनीति साबित होती है तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। पहला जो आज का उनका ओपनिंग जो सेंटेंस था वो ये था। उसके बाद जो इसमें जब कार्रवाई शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 रुकनी बेंच ने कहा कि आप पहले हमें ये बताएं कि जो केस है इसके हवाले से आप बदनीयती के बारे में भी बताएं और ये बताया जाए कि जो मेन केस है, जो मेन एलिगेशन है वो किस हद तक दुरुस्त है और सदर पाकिस्तान के पास उसकी कहाँ से इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, कैसे उस मामले को देखा और उनके पास कैसे वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी पहुंची। जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जब ये मामला आया सदर और वज़ीर आज़म के नॉलेज में तो सदर और वज़ीर आज़म ने पहला काम ये किया कि हम इसके ऊपर ख़ुद इंक्वायर कर लें, मामलात को देख लें, ताकि एक ऑनरेबल जज के ख़िलाफ़ कोई भी बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले बेहतर है कि हम उसके ऊपर तहकीक कर लें, उसकी तफ्तीश कर लें। अगर हमें यह लगता है कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो दुरुस्त है तो फिर हम उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देंगे। अगर वो हमें लगेगा कि वो दुरुस्त नहीं है तो हम इस तरह किसी भी ऑनरेबल जज की पगड़ी नहीं उछालेंगे। और ये एक गुड इंटेंशन थी उस तहकीक और उस इंक्वायरी के पीछे जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और सदर पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया। साथ ये कहा गया जो
ऑनरेबल बेंच है उसकी तरफ से सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि ये जो लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं तो आप ने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे कलेक्ट की है, जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम साहब ने दिया कि ये बड़ा आसान है। उनके सारे जो कवानीन हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल है वो वहाँ पर ईज़िली एक्सेसिबल हैं और वो हर शहरी वहाँ पर दूसरे की प्रॉपर्टी के बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। उसमें कोई ख़ास तरह का हमें कोई प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करना पड़ा, जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें मिल गई। साथ जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे उन्होंने सवाल किया कि एफबीआर ने क्या कभी कोई नोटिस जारी किया है जो उनकी अहलिया को या उनसे कोई टैक्स की मालूमात हासिल की हैं, जिसका जवाब फ़रोग़ नसीम साहब ने दिया कि वफाक की तरफ से नहीं उनके टैक्स की मालूमात मांगी गई, बल्कि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ख़त लिखा था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ख़त लिख कर उनकी अहलिया की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो मंगवाई थी, जिसका जवाब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने दिया कि क्या वो वफाक ने पहले मंगवाई थी और बाद में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मंगवाई हैं, आप दो चीज़ों को मिक्स ना करें। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ अपनी वाइफ की जो जायदाद है उसकी डिटेल देने का वो पाबंद है, दूसरा जो उसका हस्बैंड होगा या कोई भी शख्स है जिसके बारे में फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा हाँ जी वो पाबंद होगा। उसके जवाब में कहा गया कि अगर वो नहीं देता तो फिर उसका क्या होगा, तो जिसके जवाब में फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा अगर वो अपनी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है या जो उसके एसेट्स हैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता तो उस शख्स को, उस हस्बैंड को जेल जाना पड़ सकता है। जिसके जवाब में कहा गया फ़रोग़ नसीम को कि बतौर जज अगर उनकी वाइफ उनके साथ शेयर नहीं कर रही तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो वाइफ शेयर नहीं कर रही तो आप एफबीआर से या जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं आप अपनी वाइफ की जो टैक्स रिटर्न्स हैं या उसके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। जिसके जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि आप कानून की बात करें, आप अपने ख्याल के मुताबिक बात ना करें। साथ ये कहा गया जो वफाक के वकील थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का काम ही जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है जज के ख़िलाफ़ वो करना होता है और जब भी कोई ऑनरेबल तरीका है किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। इसलिए जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर इन्हिसार करना चाहिए और हमें बाकी मामलात को नहीं देखना चाहिए। साथ उन्होंने ये कहा कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत कोई भी जो वाइफ है उसकी जायदाद है उसका जवाब उसके हस्बैंड को देना होगा। साथ उन्होंने अपने आप को पेश किया कि मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हूँ, अगर मैं अपनी वाइफ की जायदाद का रिकॉर्ड नहीं दूंगा इलेक्शन कमीशन को तो मैं नाअहल हो जाऊँगा और मुझे अपना ओहदा और अपनी सीट छोड़नी पड़ जाएगी। जिसके जवाब में जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आपकी बात ठीक है, किसी जज के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन हो तो वो सिर्फ़ जुडिशल कौंसिल ही ले सकता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ले सकता है। किसी और इंडिविजुअल या किसी और शख्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। तो इसका जवाब दिया गया फ़रोग़ नसीम साहब की तरफ से कि हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि हमें ये लगा कि क्योंकि उनकी वाइफ ने भी और उन्होंने भी डिस्क्लोज़ नहीं किया तो ये कहीं कोई दाल में कुछ काला ज़रूर है, जिसको हम इंटरोगेट करने के लिए हमने पहले ख़ुद उसके ऊपर सारी चीज़ों को देखा। जब हमें ये लगा कि हाँ कहीं ना कहीं इलीगैलिटी हुई है तो फिर हम बजाय इसके कि कोई किसी और तरीके से एक्शन लेते हमने फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अलावा और कोई हल नहीं है। इसका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वफाक के वकील से ये सवाल भी किया कि जो ख़ाविंद है वह एफबीआर से बराह रास्त मंगवा सकता है अपनी वाइफ के बारे में डिटेल्स, जिसका जवाब दिया कि हाँ जी वो मंगवा सकता है। मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं अपनी वाइफ से तो नहीं मांग सकता, जिसका जवाब वफाक के वकील ने दिया कि वो और बात है लेकिन एफबीआर से उसका रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठा करने का इल्ज़ाम लगाया है और वो ये नहीं कहते कि मुझसे ये सवाल ना किया जाए, या वो एक तो वो एडमिट करते हैं अपनी जायदाद को, ये बात कहा है, ये बात जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी अहम कही हैं कि जो लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको एडमिट करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात भी एडमिट करते हैं कि वो उनकी वाइफ और बच्चों के नाम है, इस पर भी कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वो ये नहीं कहते कि मुझसे
ये सवाल न करें कि मेरी वाइफ या मेरे बच्चे उन्होंने जायदादें कैसे ख़रीदी हैं, या मेरे बच्चों से या मेरी वाइफ से ना पूछा जाए। वो ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो इलीगल है, जिसका जवाब वफाक के वकील ने दिया कि जनाब अगर वो ये चीज़ मानते हैं कि वो एडमिट है और वो जायदादें भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और अगर वफाक ने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के ज़रिए जो एक आइन ने तरीक़ाकार मुख्तस किया है, उस तरीक़ाकार के ज़रिए वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं ये कैसे बनाई हैं, वो पैसे कहाँ से आए, पाकिस्तान से बाहर वो पैसा कैसे गया, किन ज़राए से गया, किन ज़राए से वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, यही सवाल पूछा जा रहा है। और इसमें इलीगैलिटी कौन सी हुई है? अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो फ़ैसला है या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पे एतराज़ है तो ये अलग बात है। बाकी जो आइन ने जो प्रोसीजर लिखा है हमने उसके मुताबिक अमल दरामद किया, इसके अलावा और कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले से जस्टिस फैसल अरब ने ये बात की, उनका ये कहना था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हम रिस्पेक्ट करते हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही एक अथॉरिटी है जो जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। साथ जस्टिस फैसल अरब ने यह कहा कि जैसे इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ एक दिन में जुडिशल कमीशन बन गया, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बन गया, एक ही दिन में रेफरेंस तैयार हो गया, एक ही दिन में रेफरेंस फ़ाइल हो गया, जिसके जवाब में वफाक के वकील ने यह कहा कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो असल बात है वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वर्किंग जा रही थी, और जब वर्किंग अपने मंतकी अंजाम तक पहुँची और जब ये नज़र आया कि अब इस जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए तो तब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ गए। ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। साथ जो जस्टिस फैसल अरब साहब थे उन्होंने एक और बात की, उनका ये कहना था कि जो जज का कंडक्ट है उसके बारे में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पूछ तो सकता है, लेकिन अब ये देखना है कि सदर के पास अख्तियार ही नहीं है इंक्वायरी का, तो उसका मतलब है सदर के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी या सदर के पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, तो वो उन्होंने कैसे किया, जिसका जवाब वफाक के वकील ने दिया कि जनाब पहली चीज़ तो ये है कि सदर के पास अख्तियार है और सदर ये कर सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आइन ने ये कहा है कि रेफरेंस सदर ने ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजना है, तो अगर सदर के पास अख्तियार नहीं है, सदर को किसी मामले को ख़ुद नहीं देख सकता या सदर को कोई और अथॉरिटी आके देती है, कोई इंक्वायरी या कोई कंप्लेंट देती है, तो क्या फिर सदर बिल्कुल उसके हाथ बंद गए हैं और वो कुछ नहीं कर सकता? अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो फिर आइन ने ये क्यों कहा है कि सदर ही रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को? तो अगर सदर के पास अख्तियार ना होता तो आइन कभी ये ना कहता। साथ बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि सदर मुमलकत की राय की अहमियत होती है, लेकिन इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 48A के तहत सदर की राय रबर स्टम्प के ज़ुमरे में भी नहीं आनी चाहिए, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि रबर स्टम्प नहीं है, सदर की ही राय थी और सदर ने ही इसके ऊपर सारा काम किया है और सदर ने ही वो रेफरेंस आगे भेजा है। फ़रोग नसीम ने कहा पनामा में और ख्वाजा आसिफ के केस में मुकदमात में असासे छुपाने पर रिट पिटीशंस दायर हुई, जिस पर मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किस कानून के तहत जज से अहलिया की जायदाद पूछ सकती है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसके ऊपर हमारा आइन खामोश है, लेकिन आइन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 63 में क्योंकि एक जगह दी है, उसको इस्तेमाल करते हुए और उसको लेते हुए इंटरप्रेट करते हुए जज से उसकी वाइफ के बारे में पूछा जा सकता है। और सिविल सर्वेंट के जो लॉज हैं, सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है, उसमें भी अहलिया से पूछा जा सकता है और यही कवानीन है जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया। बेंच के सरबराह ने वफाक के वकील से इस्तफसार किया कि कौंसिल जज की अहलिया को बुलाकर इस जायदाद के बारे में पूछ सकती है, जिसके बारे में फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि कौंसिल ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि जज की अहलिया आकर बता दें पैसा कहाँ से आया और पैसा बाहर कैसे गया। जिसके बाद ये जो जस्टिस काजी अमीन साहब ने भी वफाक के वकील से सवाल किया कि फ़रोग नसीम साहब काफ़ी हो गया है। उन्होंने कहा कि वो तकाज़ा करेंगे कि ऐसी मिसाल ना दें जो तौहीन आमेज़ हो, जिसके बारे में फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि जनाब हम तो ख़ुद बड़े परेशान हैं, हमारी ज़ात के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है उसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया कि आप अपना सोचते हैं, ये देखें कि उस जज की और फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या डिस्कशन चल रही है, तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात भी देखी गई।
अब इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ऑनरेबल बेंच और वफाक के वकील एक बात पर इकट्ठे हो गए हैं, और वो ये है कि पहले मामला एफबीआर को भेज दिया जाए। एफबीआर जज की वाइफ को बुलाएं, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लें और उनसे इंक्वायरी करें, उनसे पूछ कुछ करें। अगर तो जज का जो मामला है, जज की वाइफ है वो अपनी मनी ट्रेल दे देती हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर वो मनी ट्रेल नहीं दे जा सकती या वो नाकाम हो जाती हैं और एफबीआर का फ़ैसला जज की वाइफ के ख़िलाफ़ हो जाता है तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाएगा। जिसका सवाल पूछा फ़रोग नसीम साहब ने कि फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आगे समर वेकेशंस आ रही हैं तो ये समर वेकेशंस का टाइम दे दिया जाता है एफबीआर को। एफबीआर इतने में ये मामलात को देख ले और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दे। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उसको देख लेगी कि इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको बरकरार रहना है या उसको ख़त्म करना है। तो जो वफाक के वकील थे उन्होंने कहा कि मैं सदर और वज़ीर आज़म से इसके ऊपर मुशावरत कर लेता हूँ, अगर वो तैयार हैं तो हम एफबीआर को भिजवा देते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, मेरिट के ऊपर इस पिटीशन को डिसाइड किया जाए तो मैं अपना जो आर्गूमेंट्स है उनको मज़ीद कैरी ऑन रखूँगा। जिसके बाद जो वफाक के वकील थे उन्होंने एक और अहम बात की, और वो ये थी कि मुझे कुछ और टाइम चाहिए होगा कि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर सकूं। तो जो सरबराह हैं बेंच के, उनका ये कहना था कि आपने पहले भी बहुत टाइम ले लिया है, हम कल इसको आपकी बहस को कंप्लीट करेंगे चाहे हमें रात सारी बैठना पड़ जाए। अब कल का दिन बहुत अहम है और इसमें ये होना है दो चीज़ें हैं, या तो इस दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा जो पिटीशन है, और डायरेक्शन दे दी जाएगी एफबीआर को। ये बहुत अहम काम होने जा रहा है कि एफबीआर पहले अपने तरफ से कार्रवाई करता तो जज की वाइफ से वो कुछ भी नहीं पूछ सकता था, वो इंक्वायरी कर ही नहीं सकता था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देती है एफबीआर को तो एफबीआर स्ट्रांग हो जाएगा, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट खड़ी होगी और एफबीआर चंद दिनों में इन सारी कार्रवाई को, क्योंकि एफबीआर के पास रिकॉर्ड तो सारा मौजूद है और एफबीआर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ले आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक जर्नल ऑर्डर पास कर देती है कि एफबीआर को हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो इतने अरसा के अंदर अंदर इसके ऊपर इंक्वायरी करे। अगर एफबीआर का फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाता है जज के और जज की वाइफ के तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई आगे शुरू कर देगा, और अगर उनके ख़िलाफ़ नहीं आता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो सेट असाइड कर दी जाती है। अभी ये जजमेंट करके फ़ाइल को दाखिल दफ्तर कर दें, एफबीआर को डायरेक्शन दे दें, या ये हो सकता है या ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को पेंडिंग रखे और ये जो छुट्टियों के महीने हैं इसमें 2 माह इसका टाइम दे दिया जाए एफबीआर को। एफबीआर इन 2 माह में इंक्वायरी करे, इंक्वायरी के बाद सितंबर के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दे और सुप्रीम कोर्ट पे रिज्यूम करे, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं एफबीआर की उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर दे। अभी जब ये वफाक के वकील कल आके बताएंगे उसके बाद मुनीर मलिक साहब जो कि काजी फैज़ ईसा साहब के वकील हैं उनसे भी पूछा जाएगा और उसके बाद ये मामला वाइंड अप की तरफ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये वफाक की और वफाक के वकील की और इंसाफ की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट की जीत होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जीत होगी और अवाम पाकिस्तान की जीत होगी। और ये मामला बड़े अहसन तरीके से और जो हुकूमत चाहती थी कि मामला क्लियर हो जाए वो क्लियर होने जा रहा है, और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। उसमें फ़रोग नसीम को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो बहुत कम होगा। वफाक ने जो उसके ऊपर मेहनत की है उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह मामले को बड़े अहसन तरीके से लेकर चले हैं वो बड़ा अहम है, और ये सारी की सारी चीज़ों को अब देखना होगा। कल देखते हैं कि वफाक इसके बारे में क्या अपनी पोजीशन लेकर आता है। जो भी मज़ीद इसके हवाले से डेवलपमेंट होगी या जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।